जी नमस्कार। मैं डॉक्टर पीएस सोरा सबसे पहले आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मैं ज्यादा स्वागत करता हूँ आईएएस नवीन जैन साहब का। नवीन जैन साहब नमस्कार, आपका नमस्कार, स्वागत है नमस्कार महोदय। बीकानेर थिएटर आर्ट कल्चर एंड फेस्टिवल के मंच पर। मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार करना चाहूंगा लोकायन का कि उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे नवीन सर के साथ बात करने के लिए। और ये हमारे बीकानेर वालों के लिए भी एक सौभाग्य है कि इतना अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो आज नवीन सर हमारे साथ में है, तो मैं उनसे बात करूंगा अगले कुछ मिनटों के लिए, जो आप जिसमें उनका एक पर्सनालिटी का डिफरेंट एस्पेक्ट को आप सारे पाएंगे। सो मैं परमिशन चाहूंगा नवीन सर, क्या हम शुरू करें सर अपने इस इंटरेक्शन को? जी, जी, मैं भी मेरी तरफ से एक बार लोकायन का धन्यवाद कर देता हूँ कि इतना वंडरफुल काम वो इतने सालों से कर रहे हैं और इस बार जब कोरोना की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, उन्होंने इस बार भी ठाना कि इसको रोकना नहीं है और बड़ा स्मूथली उन्होंने जो ये वर्चुअल एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, आई थिंक उनको धन्यवाद देना मेरा भी बनता है कि आने वाले कुछ मिनटों में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके इस प्रोग्राम की क्वालिटी के हिसाब से हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। डेफिनेटली लोकायन का जो ये इनिशिएटिव है वो बहुत वंडरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस प्रोग्राम के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ आईएएस नवीन जैन है, जो बहुत सीनियर ऑफिसर है भारतीय प्रशासनिक सेवा के, लेकिन आज वो एक राइटर के रूप में हमारे साथ में आए हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि अब आप एक राइटर भी हैं और मेरे को लगता है कि आप एक वेल नोन राइटर होने वाले हैं और आपकी बुक जो वैक्सीन 1550 अभी आई है वो बेस्ट सेलर भी बनने वाली है। तो पहले तो आप अपना एक तजुर्बा थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करिए कि सर एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के बाद एक राइटर बनना आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए वोरा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राइटर जो है वो शायद साहित्यिक रूप से अगर मैं चलूँ कि लेखक जो होते हैं, एक साहित्य की सेवा करने वाले जो लेखक होते हैं, शायद मैं उस कैटेगरी के अंदर तो जो है क्वालीफाई नहीं कर रहा हूँगा। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन में रहते हुए या प्रशासन से पहले भी जब हम एजुकेशन ले रहे होते हैं, अपने जीवन को जी रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे। हम जहाँ भी जाते हैं, बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, साथ वाले लोग होते हैं, नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है, किस्से होते हैं, बहुत सारे लोगों की बातों में बड़ा मर्म होता है, कुछ बड़ी मज़ाक की बातें एकदम से आ जाती हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी सेवा जो प्रशासनिक है और उससे पहले जो पढ़ा-लिखा, जो जीवन जिया, उसमें जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, उनको मैंने कोरोना के टाइम में मदद करने की कोशिश की कि एक ऐसी चीज़ लिखी जाए, जो कि नेगेटिविटी के साथ डील करे। और मैं मैनेजमेंट का और मोटिवेशन का तो स्टूडेंट रहा ही हूँ। ये तो मेरा अधिकार था कि मैं मैनेजमेंट की बात इसमें ज़रूर कहीं न कहीं से लाऊँ। तो मैनेजमेंट का स्टूडेंट होने के नाते मोटिवेशन और साइकोलॉजी थोड़ी बहुत समझने लगते हैं हम लोग 19 साल की नौकरी में कि कैसे जनता बिहेव करती है। क्राइसिस आते हैं तो जनमानस का जो मानसिक स्तर है वो कहाँ चला जाता है, उसको डील करने वाले ज़िम्मेदार लोग किस तरह से डील करते हैं। और उसी में से क्योंकि परिस्थिति भी तो बड़ी असाधारण थी, तो उन सब परिस्थितियों ने मुझे ये एक तरह से मेरे लिए एक ऐसा माहौल बनाया कि मेरे सारे ऑब्जर्वेशंस, मेरे सुनी हुई सारी कहानियाँ, सारे एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने लाइफ़ में देखे, उनका निचोड़ करके और कोरोना से उसको रिलेट करके एक मैं किताब कंपाइल करूँ। तो मैं लेखक से ज़्यादा अपने आप को संकलक मानूँगा, एक अच्छा पर्यवेक्षक मानूँगा और कहीं न कहीं जब ये काम आप करेंगे, कागज़ पे उसको उतारेंगे, तो यस बाय डिफ़ॉल्ट फिर आप लेखक भी बन जाएँगे। जी। बहुत बहुत अच्छा कहा सर आपने और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने कहा कि आप लेखक से ज्यादा एक अच्छे आप अपने आप को ऑब्जर्वेशंस आपने कलेक्ट की हैं वो आपने इस बुक में डाली हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, आप एक इंस्पिरेशन बन के आए हैं कि इस कोविड के पीरियड में जो 2020 निकला है, हम सारे डिप्रेशन में थे, नेगेटिव थे, आप इंस्पिरेशन बने और आपकी जो ये बुक है ये वैक्सीन 50 जो बुक है, ये आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बनने वाली है सर। तो आपको बहुत-बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस आपने सिलेक्ट की हैं और इसमें जो लिखी है सर, तो आप मानिए आप लेखक तो आपको आज नहीं कल अपने आप को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो राइटिंग है इस बुक की, जो लिखी गई है, जो 50 चैप्टर है इस बुक में, वो इतने इम्प्रेसिव है सर कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आप में लोग एक लेखक की छवि को डेफिनिटली देखेंगे।
सर मेरा अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। वैसे तो बायोलॉजिकली अब वैक्सीन आ गई है, लेकिन आपने साइकोलॉजिकल वैक्सीन तो शायद बहुत पहले दे दी थी। तो ये वैक्सीन वर्ड पर्टिकुलरली बड़ा एक कैची वर्ड था 2020 में। हम लोगों ने मार्च से इसका इंतजार करना शुरू किया था। तो ये क्या आया सर, ये मतलब क्या सेंसेस आपके क्या रहे कि आपने इस वर्ड को चूज किया? देखिए मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि वैक्सीन वर्ड जो है वो एक रिलीफ का सिंबल है। और अच्छा। जब पूरी दुनिया वायरल इन्फेक्शन से जूझ रही थी, तो हर आदमी, चाहे वो छोटा बच्चा था या घर में एक जिम्मेदार आदमी था, सरकार में बैठा हुआ सरकारी नुमाइंदा था या पॉलिटिशियन था जिसको जनता की परवाह थी, उन सबके दिमाग में एक वर्ड जो था वो था वैक्सीन, कि हाँ एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इसका एक वैक्सीन आएगा। 2 चीजें थी, एक तो था वायरल इन्फेक्शन यानी कि कोरोना इन्फेक्शन, दूसरा था उस इन्फेक्शन से निपटने के लिए पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी या मैं कहूँ स्ट्रेटजी, जिसका नाम था लॉकडाउन। तो देखिए वैक्सीन तो वायरल इन्फेक्शन के लिए आया है, ये तो वायरल इन्फेक्शन को कंटेन करेगा, इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन से वो आदमी भी अफेक्ट हुआ जिसको खुद को या उसके फैमिली में या उसके आसपास किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए उसकी जो नॉर्मल जिंदगी चल रही थी उसमें बहुत फर्क पड़ा। तो उसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आई। तो वैक्सीन तो दोनों चीजों का ही होना चाहिए। देखिए वायरल इन्फेक्शन का भी होना चाहिए और साइकोलॉजिकली जो खलल दिमाग में आना शुरू हो गया था किसी भी प्रकार के वर्ग के व्यक्ति में या किसी भी स्टेचर पे बैठे हुए इंसान के दिमाग में, उसका भी वैक्सीन होना चाहिए। अगर मैं इस किताब का नाम सकारात्मक सोच से जिंदगी वगैरह रखता तो मुझे लगता है कि मैं लोगों को ये नहीं बता सकता था कि कहीं ना कहीं मैंने ये कोशिश करी है कि जब तक बायोलॉजिकली एक वायरस इन्फेक्शन के हिसाब से वैक्सीन नहीं आता है, तब तक हम अपनी जिंदगी को इतना नेगेटिव ना बना लें, हम अपने आप को इतना ज्यादा डिप्रेशन या निराशा की स्थिति में ना ले जाएं कि हम बाउंस बैक भी नहीं कर सके, हम जो है वापस जंप भी नहीं कर सके। तो उनको ये बताना था कि जो आपके साथ हो रहा है उससे भी बुरा दुनिया के कई कोनों में लोगों के साथ हो चुका है, हो रहा है और होने की संभावना है। आप अपनी कंपैरिजन जब उनसे करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप वाक़ई में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये बात बताने का मुझे अपना ये तरीका जो नज़र आया बुक के माध्यम से, अपनी इस किताब के माध्यम से, इनके चैप्टर्स और इनकी कहानी के माध्यम से मुझे ठीक लगा और मैंने उस तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि लोगों को वो तरीका अच्छा लगा। वैक्सीन 50 इसलिए 50 चैप्टर हैं, 50 स्टोरी हैं, 50 मैंने पर्सनैलिटी के एंगल लिए हैं। ह्यूमन पर्सनैलिटी पॉजिटिविटी में भी होती है, थोड़ी नेगेटिविटी में भी होती है। एनकरेजमेंट वर्ड है तो डिस्करेजमेंट वर्ड भी है, नेगेटिविटी है, सही पॉजिटिविटी बात। भी है ना? तो हर तरह के वर्ड दुनिया में बने हैं, तो वो सारे एंगल आ जाएँ, मैंने इस तरह से 50 चैप्टर्स पे काम किया और वो 50 कहानियाँ मुझे मिल गई और जो कहानियाँ बचपन में भी सुनी, जो पढ़ाई के दौरान सुनी, जो किसी बड़े बूढ़े ने सुनाई, हमारे जैन संतों ने सुनाई या फिर मैनेजमेंट में कोई कोर्स कर रहे थे आईआईएम में, कोई उस कोर्स के दौरान सुनने में आई या फिर आज जब आईएएस की तैयारी करी तो किसी इलाके में गए शेखावटी में तो वहाँ की कोई कहानी सुनने में आ गई या फिर इंटरनेट पे बहुत सारी कहानियाँ जो चलती रहती हैं, उन्हीं में से कुछ कहानियाँ जो बहुत प्रेरक लगी। इन सब कहानियों को और कुछ कहानियाँ मेरी अपनी भी हैं जो 3 से 4 कहानियाँ इसमें हैं वो एब्सोल्यूटली मेरे इस कोरोना के दौरान के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं और इन सब चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा मैंने कोशिश किया कि कोरोना से रिलेटेड चीज़ों को इसमें हम ल रख लें। बहुत बहुत सही कहा सर आपने। और शायद मैं तो ये पूछना ही चाहता था, लेकिन आपने इसी में एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी बुक की सबसे अच्छी खासियत सर ये है कि हर चैप्टर एक उदाहरण के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो उदाहरण है वो इतना लाइव है, इतना 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 मतलब सार्थक है कि आप सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। आपने सही बोला सर कि ह्यूमन बीइंग के पर्सनैलिटी के कई एंगल होते हैं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो 50 एंगल आपने दिखाने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट ये एक तरीके से वैक्सीन बन के आम जनता को काम में आएंगे। कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, बायोलॉजिकली हम सब खुशकिस्मत हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल वैक्सीन आपने दी है सर, हैट्स ऑफ टू यू। आपको एक बार फिर उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर वही चीज एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपने कहा कि एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपकी स्टोरीज भी हैं, आपके एक्सपीरियंसेस भी हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस भी हैं। जो पहला चैप्टर है सर उसमें एक बड़ा ही बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने चिड़िया का एग्जाम्पल दिया है, जिसका टाइटल आपका चैप्टर का है मेरा थोड़ा सा योगदान
भी महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि गाँव में आग लग गई थी और एक चिड़िया भी कोशिश कर रही थी अपनी चोंच से पानी डालने की, उसको बुझाने की। तो सर बिल्कुल हमने भी ये देखा है कि कोविड की ड्यूरेशन में हर बंदे ने अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। मैं हल्का-सा चाहूँगा कि आप इस ये ब्रीफ करने की कोशिश करें सर कि जी। किस तरीके से आपने इसको फ़ील किया है सर? देखिए वोरा साहब, मैं पहले तो ये बिल्कुल क्लियर करूँ सबको कि कहानियाँ किसी एक आदमी की नहीं होती। जो कहानियाँ होती हैं वो सबकी होती हैं। जब किसी सोसाइटी में, किसी समाज में कहानियों का प्रचलन होता है, तो वो कहानियों पर हर आदमी का अधिकार है। ज़रूरत है उस कहानी को आम जनता के बीच में ज़रूरत के समय ले जाने की। हालाँकि कहानी कहना एक एंटरटेनमेंट का विषय भी है। बच्चे अपने दादी से, अपने नानी से कहानियाँ सुनते रहे हैं, हमारा इतिहास है। और आपके राजस्थान में, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं आपके जब राजस्थान में आया और जोधपुर में मैं मेरी ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे आते ही एक किताब देखने का मौका मिला था, बातारी फुलवाड़ी। और जी, आपके यहाँ पर एक राजस्थानी कहावत कोश है बाकायदा, 5 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम का वो कोश है, जो कई बार अलग-अलग छपा है। और मैंने देखा कि राजस्थान में जो कहावतें कही जाती हैं, जो आम बोलचाल की लैंग्वेज में बात कही जाती हैं, उनके पीछे भी कहानियाँ हैं और उनमें से कुछ कहानियाँ वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो इसमें आपके जो लोकल यहाँ के लेखक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि अगर कोई बात को समझाना है और उसके पीछे कोई कहानी कह दी जाए, कोई एग्ज़ाम्पल दे दिया जाए, तो लोगों के माइंड में वो बहुत लंबे से रहता है। मैंने बहुत सारी मोटिवेशन और मैनेजमेंट से संबंधित किताबें पढ़ी हैं और मैं कई किताबों से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। पर्टिकुलरली मैं उन किताबों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, जहाँ पर किताब खत्म करने के बाद किसी एग्ज़ाम्पल के कारण या किसी स्टोरी के कारण किसी टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहा और उसको मैं कई जगह लोगों को बता पाया, उसका इस्तेमाल कर पाया, उसको कोट कर पाया। मैंने उसी फिलॉसफी से बात की कि अगर हम जर्नलिस्टिक बातें लिखते रहेंगे और उसको किसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट नहीं करेंगे, तो दिक्कत ये आएगी कि आदमी को उस पॉइंट को समझने में, एप्रिशिएट करने में उतना मज़ा नहीं आ पाएगा। इसीलिए जगह-जगह पर कहानियों और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल इस प्रकार से किया गया है कि पॉइंट लोगों को याद रह जाए उस कहानी के माध्यम से। कहानी अगर आपको पता भी है, लेकिन अब जैसे चिड़िया वाली कहानी का आपने उदाहरण कहा, चिड़िया वाली कहानी बहुत फेमस है कि एक छोटी चिड़िया आग बुझाने में अपना योगदान देती है। तो कोई आदमी हँसी उड़ाता है कि एक चिड़िया की चोंच से पानी अगर गिरेगा, तो गाँव की आग कभी नहीं बुझ सकती। लेकिन बात वहाँ पर चिड़िया के चोंच की पानी की नहीं थी, वहाँ पर उस चिड़िया ने ये कहा था कि कम से कम मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। तो आप सोच के देखिए, जब कोरोना में मार्च में जब 25 मार्च के बाद पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं थे। मैं उस समय राजस्थान सरकार के जो वॉर रूम है, उसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहा था और उसमें जो मेरी मदद मेरी टीम के लोग कर रहे थे, हम सब लोगों ने देखा कि इस समय हमें एक ही तरह की आईसी यानी कि एक ही तरह का प्रचार करना है कि लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर ये दिखाना है कि इस समय में अपने घर पे रहना भी हीरोइज़्म है। देखिए, बाहर जाके लड़ना हीरोइज़्म बताया जाता है, संघर्ष करना बिल्कुल। हीरोइज़्म की पहचान बताई जाती है। लेकिन उस समय हमें ये कहना था कि घर में रहकर अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, बाज़ार में फालतू एडवेंचर नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हीरोइज़्म है। तो हम उस स्मॉल कंट्रीब्यूशन को एप्रिशिएट करना चाहते थे, तो इस कहानी के माध्यम से उस मास्क लगाने को, उस सोशल डिस्टेंसिंग को, उस सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को हमने एप्रिशिएट किया है कि देखिए अगर आपने वो सब किया, तो राजस्थान की मृत्यु दर भी कम रही, राजस्थान की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी रही और हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसीलिए इन सब लोगों के नाम वो कहानी है, जिन्होंने माना कि हाँ, मेरे छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन से मेरी सोसाइटी को फ़ायदा होता है। जी। जी, जी, बिल्कुल सही बोला सर आपने। हम लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा है और बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम राजस्थान में हैं और हम लोग सेफ रह पाए। लेकिन आपने ये सही बताया कि वो जो चिड़िया की स्टोरी है वो एक्सप्लेन करती है, क्या किसी का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। सर एक एक और मैंने चैप्टर पढ़ा इसमें जो मुझे बहुत टचिंग लगा सर, कि दूसरों को बचाने हेतु जोखिम लेने वालों का वंदन करना चाहिए। अगर वंदन करें। अगर आपको याद हो सर जब शुरू में लॉकडाउन लगा था तो हम लोग एक्चुअली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे सर। हम लोग घरों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग पुलिसिंग कर रहे थे, जो लोग हमें डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग उनके साथ गलत बिहेव कर रहे थे। हम डॉक्टर्स के साथ भी गलत बिहेव कर रहे थे। तो आपने जो ये टाइटल दिया है कि जो हमारे लिए जोखिम ले रहे हैं, हमें उनका वंदन करना चाहिए। मैं हल्का-सा चाहूँगा सर इसमें जो आपने एज़ अ राइटर या आपने जो ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा-सा इंक्लूड किया है, वो अगर आप ऑडियंस को बता पाएँ तो सर बहुत अच्छा जी, रहेगा। देखिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ह्यूमन पर्सनैलिटी का ही एक एंगल है कि सोसाइटी पर जब भी कोई संकट आता है, मान लीजिए हमारे देश ने बहुत सारे युद्ध सहे हैं।
चाहे वो पहले पुराने जमाने में मुगलों के आक्रमण हो या आज हमारे पड़ोसी देश से हमारे युद्ध होते हों। तो आर्मी या हमारे लिए लड़ने वाले लोगों को हम वंदन करते हैं। तो यहाँ पर एक आर्मी जो थी वो इन्हीं लोगों की थी, चाहे वो पुलिस वाले थे, चाहे वो प्रशासन के लोग थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो पानी बिजली के कर्मचारी थे जो हमें घर बैठे सब सुविधाएँ दे रहे थे, और चाहे वो डॉक्टर्स थे। मैं एक ही बात बार-बार कहूँगा कि हमें जब भी हम कोरोना की बात याद करेंगे, जब कभी भी इतिहास में हम इसकी बात किया करेंगे कि ऐसा हुआ था, तो हम कभी भी ये बात नहीं भूल पाएँगे कि कुछ लोगों ने उन दिनों में भी अपने घरों से निकलकर, जब पता भी नहीं था कि वायरस किस तरह से बिहेव करेगा, क्या-क्या समस्याएँ पैदा करेगा, उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। तो डेफ़िनिटली एक चैप्टर समाज के उस अंग के नाम होना बनता है, और एक कहानी के माध्यम से फिर उस चैप्टर में, क्योंकि हर चैप्टर में कहानी है, एक कहानी के माध्यम से ये रखा भी गया कि किस प्रकार से एक लड़का उसकी ज़िंदगी में जिसने जिसने उन उस लड़के के लिए बहुत सारा काम किया, वो कभी ज़िंदगी में उसको जीते जी एप्रिशिएट नहीं कर पाया, तो बाद में उसको दुःख होता है कि मैं अपनी उस सहायता करने वाली को उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाया। तो मैं लोगों को ये रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, आप घर में आने वाले गेस्ट को छुपा के रख रहे थे, आप उनके टेस्ट नहीं करवा रहे थे, और ये सूचनाएँ छुपाने की वजह से जो मर्ज है वो बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए ये समस्या आ रही थी। तो डेफ़िनिटली इस बात को उन उन वॉरियर्स को सैल्यूट करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को एप्रिशिएट करने के लिए वो चैप्टर बनता है। जी। बिल्कुल सही कहा सर, हालाँकि आज वैक्सीन आ गई है, लेकिन उन सब वॉरियर्स को हमें सैल्यूट करना चाहिए, नमन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का वो दिन-रात के एफर्ट्स थे, जिनके कारण हम लोग सेफ रह पाए सर। एक और आपने बड़ी अच्छी चीज़ आपने लिखी सर कि लाइफ में सक्सेस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होना ज़रूरी है। आपने उसको टाइटल किया है विश्लेषण केवल गणना नहीं है, अपितु समग्र प्रशिक्षण है। तो सर थोड़ा-सा, क्योंकि यंगस्टर ज़िंदगी के लिए हमारा जो युवा है, भारत एक यूथ कंट्री है, आप जानते हैं, तो जी। अपने ऑब्जेक्टिव बना रहा है, अपना ड्रीम बना रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे साहब इससे कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लाइफ में कितना ज़रूरी है? देखिए, ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लेसन है कि कोई भी संस्था हो, चाहे वो बिज़नेस फर्म हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रोजेक्ट हो, या दुनिया में किसी भी डिफेंस का प्रोजेक्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और उसमें कहानी भी जो मैंने इस्तेमाल की है, वो मैंने विश्व युद्ध सेकंड से ली है, जिसमें डिफेंस के एक चीज़ को लेके लोग मिलते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। तब एक बड़ी अच्छी बात निकल के आती है कि एनालिसिस करते समय टोटैलिटी में चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपके बीकानेर में, आपके आस-पास के एरिया में जिस तरह के बिज़नेसमैन हुए हैं, उन्होंने जिन ऊँचाइयों को छुआ है, मैं कहता हूँ कि डेफ़िनिटली उन्होंने ये काम किए हैं, और उनके एग्ज़ाम्पल भी एक दिन लोगों के सामने आएँगे कि अगर उन्होंने अपनी सोच में केवल ये रखा होता कि विश्लेषण का मतलब केवल काउंटिंग है, तो 1, 2, अच्छा। 3, 4 काउंट करना विश्लेषण नहीं है। उस 1, 2, 3, 4 के पीछे की पूरी कहानी जानना कि किस तरह से उसके फैक्ट्स रहे हैं, उसको कोलैबोरेट करना, उसको चीज़ों के साथ रिलेट करना, वो चीज़ होती है। तो उसमें मैं एक ही लाइन बोलूँगा बॉस कि हम अगर अगर हम अस्पताल में जाएँ, आर्मी अस्पताल में जाएँ और आर्मी अस्पताल में वहाँ घायल सैनिकों को देखें, और अगर कोई घायल सैनिकों को देख के ये कहना शुरू कर दे कि दुश्मन द्वारा सबसे ज़्यादा गोलियाँ सैनिकों के पाँव पे मारी जाती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि पाँव की सिक्योरिटी होनी चाहिए सैनिकों के, तो वो कितना गलत एनालिसिस होगा, क्योंकि इस एनालिसिस में उन सैनिकों के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं, जो सीने पर गोली लगने के कारण अस्पताल तक पहुँचे ही नहीं, उससे पहले ही दम तोड़ गए। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल यूज़ करके ये बताने की कोशिश की गई है कि जब भी एक अच्छा नेशनल इम्पोर्टेंस का डिसीज़न किया जाए या बड़ी महत्ता वाला कोई डिसीज़न किया जाए, तो फैक्ट्स का पूरा परीक्षण होना चाहिए, केवल गणना से काम नहीं चलता है। ये हमारे सारे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हमारे आम आदमी हों, कोई भी। बहुत अच्छा बोला सर, और आप शायद इसीलिए बहुत सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और ये आपका तजुर्बा बोल रहा है। आपने बोला है कि टोटैलिटी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें कंप्लीट एनालिसिस पे जाना चाहिए, और शायद हम लोग खुशकिस्मत है राजस्थान वाले कि हम लोग आप लोगों के कारण इस कोविड में हम लोग सेफ रह पाए, क्योंकि आपने कंपैरेटिव एनालिसिस किया। सर एक इस बुक में एक स्टोरी है लद्दाख की सर, जो बहुत उस स्टोरी बड़ी मार्मिक है, बहुत अटैच करती है, जिसमें आपने लिखा है कि एक मित्र है, वो किसी के घर जाता है और वहाँ एक पेंटिंग देखता है, और 4-5 लोग होते हैं उसके फ्रेंड्स, वो उसमें कहीं नौकायान कर रहे हैं, उनको फायदा उठा रहे हैं। तो वो, लेकिन उनके ऊपर कोई कैप्शन लिखा होता है, और उस चैप्टर का जो आपने टाइटल दिया है सर, वो भी ये दिया है कि हर वक्त बिना तुलना जीवन को हर वक्त बिना कारण तुलना जीवन को निराश बना देती है। तो मैं चाहूँगा हल्का-सा अगर आप उस चैप्टर पे भी जी। एम्फेसिस करें,
और बताएं कि आपकी लाइफ में भी कैसे इंस्पिरेशन जी, मिली आपको सर जी। उस स्टोरी से। देखिए वो स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। वो स्टोरी हमारे बिल्कुल बचपन के कॉलेज के समय के फ्रेंड्स की है और उस कहानी को मैंने इसलिए उल्लेखित किया कि उस कहानी में मैं भी एक पात्र हूँ। और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि जब आप रिवर राफ्टिंग के बाद आदमी मंजिल पर पहुँच के अपने चप्पू को हाथ में लेता है और एक फ़ोटो खिंचवाता है, तो आम आदमी उस फ़ोटो को देख के सोचता है कि इन्होंने कितना एन्जॉय किया। मंजिल पर पहुँचे हुए लोगों की सफलता देखकर लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। केवल राफ्टिंग की बात नहीं है, जीवन की कोई भी सफलता मिल जाए, तो लोग ईर्ष्या रखने लगते हैं। लेकिन मैं उस कहानी में ये बताता हूँ कि वो राफ्ट पलट गई थी, सब लोगों की ज़िंदगी पर बन आई थी और अगर उस बोट के साथ गए हुए गाइड ने सेंसिबली काम नहीं किया होता, तो कई लोगों की ज़िंदगी खराब हो सकती थी, मर सकते थे, कोई भी कोई दुर्घटना हो सकती थी। इसीलिए वो कहानी में एक कोटेशन जो उस फ़ोटो के ऊपर लिखा हुआ था, उस फ़ोटो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो कैप्शन था। हमें भी लोगों की ज़िंदगी के उस कैप्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, केवल उनके चमकते हुए खुश चेहरे मत देखिए। उस उस कैप्शन को मैं रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपकी और मेरी बात का अर्थ सुनने वाले समझ जाएँ। मंजिल पर पहुँचे हुए लोगों को देखकर कभी ईर्ष्या मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि रास्ते में उन्होंने क्या-क्या भुगता है। और बिल्कुल, बिल्कुल ये सर। बस कहानी के लिए नहीं है, ये जीवन का फ़लसफ़ा है मेरे हिसाब से। इसीलिए कोरोना में हम सब लोग अगर ये सोच रहे हैं मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, तो याद रखिए आप उन लोगों में से हैं जो 2021 तक आ गए। अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गए, अपने सारे दोस्तों के साथ आ गए, अपने नियर डियर के साथ आ गए, तो आप दुनिया के अभी भी लाखों करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और उसके बावजूद अगर हम ये सोचे कि नहीं-नहीं मेरी ज़िंदगी में सारे दुःख हैं, तो ये चीज़ को लोगों को बताया कि कंपैरिज़न हमारी बिना कारण के कंपैरिज़न कई बार हम अगर आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए कंपैरिज़न करें, तो कंपैरिज़न अच्छी है। लेकिन केवल दूसरे को लकी बताना, खुद को विक्टिम बताना, अगर आप इसीलिए कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। ये मैसेज देने की कोशिश की। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में जो ये स्ट्रेस नाम की बीमारी आ रही है, वो शायद इसी कारण है कि हमारे पास जो है हम उससे खुश नहीं है और हम कहीं न कहीं देख रहे हैं कि भई सामने वाला इस लेवल पे पहुँच गया। अरे भैया सामने वाले की कोई ना कोई स्टोरी होगी, उसने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा। तो बिल्कुल सही जी, कहा सर, मैं भी एक रिपीट कर देता हूँ जो आपने वो बोला, मंजिल पर पहुँचे हुए लोगों को देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने किस तरह के रास्ते पार किए हैं। ये आपने उस चैप्टर जी, के अंदर 44 नंबर चैप्टर है, 44 नंबर चैप्टर जी, जो आपने लिखा है सर, जो लद्दाख जी, की स्टोरी बताई और मुझे रियली बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि आपकी लाइफ की स्टोरी है सर ये, जी, आपके साथ खुद के साथ ये हैपनिंग हुई है। सो जी, मतलब आपको फिर इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत क्रेडिट कि आपने एक ट्रू स्टोरी को भी सर आपने एम्फसिस किया और हम लोगों के लिए रखा कि हम लोग उसको समझ सकें सर। मेरा एक और पॉइंट आपके साथ में है सर, आपने इसी से जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी से रिलेटेड जिसमें आपने पॉजिटिविटी की बात की है कांस्टेंट सक्सेस के लिए, तो आपने लिखा है कि लगातार सफलता के लिए प्रयास भी निरंतर चलने चाहिए। जी, मतलब वही मैं फिर कहना चाहूंगा कि इंडिया एक यूथ कंट्री है सर और हम तो पिछले कुछ टाइम से आजकल अपने समाज में स्ट्रेस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज ना अपने जिंदगी से हताश होते जा रहे हैं। तो कैसे ये चैप्टर आपको लगता है एक वैक्सीन के रूप में काम आ सकता है कि लगातार सफलता के लिए प्रयास भी निरंतर चलते रहने चाहिए? जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, चाहे एक आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट हो गया मान लीजिए सर्विस में, अब उसकी 35 साल की सर्विस है उसके बाद। एक पॉलिटिशियन है जो एक चुनाव जीता है अभी-अभी। एक बिज़नेसमैन है जिसका बिज़नेस अच्छा चल निकला है। क्या आप ये कह सकते हैं कि जो इन तीनों के साथ अब हो गया है, ये परमानेंट रहेगा जीवन भर? नहीं रहेगा। कुछ डेफिनेटली। समय बाद फिर चुनाव आएँगे, नए बिज़नेस वाले उसको कॉम्पिटिशन देंगे जो बिज़नेसमैन सफल हुआ है और एक आईएएस ऑफिसर को विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, विभिन्न जिलों में जाके बहुत ही स्ट्रगलिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। कभी दंगे हो सकते हैं, कभी बाढ़ आ सकती है, कभी अकाल आ सकता है और कभी कोरोना जैसी महामारी आ सकती है। तो जीवन केवल एक सफलता पाकर, ये एक दिन का मेला नहीं है कि आपने एक बार सफलता पाई और अब उसी से आपकी ज़िंदगी कटने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार सफल रहें, तो आपके प्रयास भी लगातार जारी रहने चाहिए। ये आज की युवा पीढ़ी को बताने के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है। हम लोगों को वन टाइम सक्सेस की तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। लोग देखते हैं
कि उस आदमी ने ये दांव खेला या उसने एक ऐसा काम कर लिया। लोग आज केवल सोशल मीडिया पे ही एक बार चमक कर ही सोचते हैं कि जैसे उस चमक से ही उनकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, जबकि वो ये बात समझ नहीं रहे हैं कि इवन सोशल मीडिया पर आइकन बनने के लिए भी लगातार आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एवरीथिंग इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल। लेकिन हम ये मैसेज लोगों तक नहीं पहुँचा पाते हैं। कोटा को ले लीजिए, अपने कोटा में, राजस्थान के कोटा में इतने सारे बच्चे आते हैं। हमें पता है कि आईआईटीज़ के अंदर या एनआईटीज़ के अंदर सीटें फिक्स हैं। इतनी ही सीटों पर एडमिशन 1 साल में होता है और उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे केवल कोटा में ही तैयारी कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में तो कई गुना ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम उनको सक्सेसफुल बच्चों की फ़ोटो दिखाते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी अखबार में आप देख लीजिए, सक्सेसफुल बच्चों की फ़ोटोएँ लगी होती हैं, जो हमें यही उन बच्चों को एक गलत इंप्रेशन देना शुरू कर देती हैं कि केवल सफलता पाने वाले आदमी की इस दुनिया में वैल्यू है। अगर आपको सफलता नहीं मिली, तो आपकी कोई फ़ोटो छापने वाला नहीं होगा। हमें कभी ऐसी स्टोरीज़ वो आगे नहीं बढ़ाया कि अगर एक आदमी का, एक बच्चे का आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो भी उसने ये करके दिखाया। अब बताइए ऐसी कितनी कहानियाँ हम लोग बताते हैं। तो मेरा सही यहाँ बात पर यही कहना है कि हम लोगों को सक्सेस की सफलता के लिए लगातार एफर्ट्स को भी लगातार जारी रखने की बात अपनी युवा पीढ़ी को बतानी चाहिए और साथ में ये भी बताना चाहिए कि कई बार अगर आप एक चीज़ में सफल नहीं हुए हैं, तो दूसरी चीज़ में उससे भी ज़्यादा सफलता हो सकता है कि आपका इंतज़ार कर रही हो। इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी होने चाहिए। जी। बहुत सही बोला सर। और मैं आपके साथ ऐड करूं कि मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि भविष्य सबका बहुत खूबसूरत होता है। हमें सिर्फ यकीन रखना चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए उस भविष्य के लिए। डेफिनेटली वो हमें बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। बहुत ही अच्छा बोला आपने इंडिया के यूथ के लिए सर कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, हमें कांस्टेंट चलना है। आज कोई ऑब्स्टेकल आया है उसको पार करिए, हो सकता है इसके बाद आपके लिए कोई बहुत अच्छा डेस्टिनेशन वेट कर रहा जी। हो। सर एक चीज जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में, आपने क्लियरली मेंशन किया है कि कोरोना और प्रकृति के बीच में कोई संबंध है। मैं चाहूंगा सर इस पे आप प्लीज एम्फेसिस करें, क्योंकि जी। इस महामारी ने, इस पैंडेमिक ने हम लोगों को 2020 एक बहुत कड़वी यादें दी हैं। कई लोगों जी। ने अपने परिवार को खोया है सर। इकोनॉमिकल लॉस तो हम सब देख ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था किस जी। लेवल पे आ गई है। तो क्या आप रियल में इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि कोविड वाज एब्सोल्युटली द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस इन द नेचर के साथ जो हुआ है उसका रिजल्ट है सर? देखिए, एब्सोल्यूट रिज़ल्ट देने वाला तो मैं कोई नहीं होता हूँ क्योंकि मेरा ये एक्सपर्ट एरिया नहीं है, मैं इस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि एब्सोल्यूट तो नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़खानी और कोरोना जैसी बीमारियों का लगातार आना या हमारा ऐसा भविष्य होना, इस पर तो बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे कोटेशंस आए और समय-समय पर आते रहे हैं और हर एक अच्छे कोटेशन ने हमें हमेशा चेताया है और जी। चेताने पर लोग तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि जान पर नहीं बनाती। कोरोना ने एक एक ऐसा काम किया, आप देखिए, पूरा वर्ल्ड लैबोरेटरी बन गया। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इकोनॉमिक्स में हम लोग, मैं इकोनॉमिक्स मैंने ही पढ़ी है और आप भी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी जानते हैं। इकोनॉमिक्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि दुनिया तब चलती है जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लगातार हो और वो कंजम्पशन हो। ये किताब में लिखा होता है। लेकिन जी। पहली बार आपने रूबरू देख लिया कि केवल दवाइयाँ और ग्रोसरी घर बैठे खरीदने-बेचने से दुनिया नहीं चलती, आपको फिज़ूल खर्ची भी चाहिए। जब तक लोग जी। फिज़ूल खर्च नहीं करते हैं, इकोनॉमीज़ बिल्ड नहीं होती हैं, अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेटली। ट्रू। आपने इसी तरह से ये पढ़ा था कि अगर आदमी की गतिविधियों को नियंत्रित कर दिया जाए, तो प्रकृति अपने आप को रिबिल्ड करने का प्रयास करती है। पंजाब के कई शहरों से हिमाचल के पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, ये हाँ, तस्वीरें बिल्कुल खूब आई। बिल्कुल। इसके अलावा कनाडा कनाडा के फ़ोटोज़ मैंने देखे थे, जहाँ पर शहरों से कनाडा के बड़े-बड़े बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जंगली जानवर गलियों में, बाज़ारों में घूम रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि ये साबित करने में कहाँ देरी रही कि ह्यूमन ने उनकी जगहों पर कब्ज़ा किया, तभी तो थोड़ा-सा समय मिलते ही जब इंसान अपने घर में घुसा, तो उनको अपने पुराने घरों में जाने का मौका मिला। तो ये तो मुझे कोई एब्सोल्यूट बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके तो हज़ारों लाखों एग्ज़ाम्पल है। नदियों का जल कितना साफ़ हो गया और आप जी। अभी भी देख लीजिए कि ऋषिकेश और गंगा की तरफ में अगर आप क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर देखेंगे तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज़ कि बहुत समय तक टूरिज़्म या होटल्स या फैक्ट्रीज़ ने काम नहीं किया। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ह्यूमन रेस को चलाए रखने के लिए इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि एक आदमी ने एक कमेंट और कर दिया पिछले दिनों में, उन्होंने ये कहा कि जो पर्यावरणविद हैं या जो इसके एडवोकेट हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारा पर्यावरण थोड़ा साफ हुआ है और तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर बिज़नेस चलेंगे तो ही तुम्हें फंड्स मिलेंगे जिससे तुम ये सारे काम करोगे। तो इसीलिए हमें सब चाहिए, लेकिन मुझे एक बात का दुःख है, बहुत सारे लोग ऐसे थे, ऐसे समय में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यार
पशु पक्षी बचाओ, जंगल साफ करो, नदी नदियां साफ रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे मॉल्स बंद मत करो, मेरे थिएटर्स बंद मत करो, मुझे तो फास्ट फूड खाना है, मुझे ये करना है। हम में से ज्यादातर दुनिया को ये बात सुनने में अच्छी लगी कि हाँ, आज अखबार में एक बड़ा अच्छा फोटो देखा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वाकई प्रकृति से इतना प्यार करते हैं कि इस पे चर्चा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है यार, हम 6 महीने जब घरों में रहते हैं, प्रकृति साफ हो गई, अब जाके सड़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जाके वो धुआं निकाल देंगे, जो धुआं इतने दिनों से हमने अपने वाहनों का फेंका नहीं था, बर्फ की वादियों में, अब फेंक देंगे। तो ये जो बैलेंस इम्बैलेंस है, ये चलता रहेगा। और जो कहानी मैंने इस्तेमाल की है, मैं हल्का सा उसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि बड़ी छोटी सी 5-6 लाइन की कहानी है, बट एकदम इफेक्टिव है। कि जब ब्रिटेन ने अर्जेंटीना पे हमला किया और उनको लगा कि हमारे फॉकलैंड पे कब्जा होगा, वहां पे हमला होगा, जो पेंगुइन्स के लिए जाना जाता था, पेंगुइन्स की संख्या के लिए, उन्होंने उसको लैंडमाइन से ढक दिया, यानी कि जमीनी सुरंगें बिछा दी। और ब्रिटेन ने हमला नहीं किया। और ब्रिटेन ने हमला नहीं किया, लेकिन सालों तक उन लैंडमाइंस के कारण पोचर्स भी नहीं गए, शिकारी भी नहीं गए और पर्यटक भी नहीं गए। तो पेंगुइन्स की संख्या कई गुना बढ़ गई। प्रकृति मुस्कुराई कि यार देखो यार, पेंगुइन्स को मौका मिल गया बढ़ने का। तो वहां की सरकार ने डिसीजन लिया कि ये लैंडमाइंस अब नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये लैंडमाइंस तो ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना ने भी उस लैंडमाइंस जैसा ही काम किया कि भैया आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं आपसे ये काम करा लूंगा। तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मतलब ये बहस का विषय हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ। क्या हम लोग वॉलंटरली इस वर्ल्ड के अंदर हर साल 15 दिन का लॉकडाउन रख सकते हैं क्या, जब इतनी वाह! कुछ है? तो कोई ऐसा डिस्कशन हो सकता है क्या इसके ऊपर? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि ये बड़ा विवादित और इस पे कभी सहमति नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें कही जाएंगी, इतने हजार करोड़ अरबों का नुकसान, खरबों का नुकसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस तो आपने बोला ही है, तो बैलेंस तो उन विचारों के लिए भी करना बनता है जिनको अभी तक हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, मेनली प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है। जी। जी, जी, बिल्कुल सही कहा सर। मुझे इसमें आपकी भावुकता भी दिखी जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि आप रियल में समाज के लिए बहुत सेंसिटिव हैं सर। तो क्यों नहीं सोचेंगे हम सर, हम लोग अब मैंने भी न्यूज़पेपर में उस टाइम पढ़ा था कि लोगों ने कहा कि हाँ, कोरोना खत्म भी हो जाएगा तब भी हम 1 वीक का लॉकडाउन लगा करें, ये चीज़ें चाहिए। सर मैं इसी से रिलेटेड, बिकॉज़ आपने इकोनॉमिक्स को इसमें पॉइंट आउट किया। सर आपको नहीं लगता कि अब डी-ग्रोथ की तरफ टाइम आ गया है, हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी डिजायर्स और डिमांड में डिफरेंस देखें? क्योंकि सर एक एक जो सबसे मार्मिक था कि वो हुजूम के हुजूम जो सड़कों पर पैदल चले गए थे अपने गांवों के लिए, सर जी। उनके पास सोर्सेज ही नहीं थे सर। हम लोग अपने घरों के अंदर बैठे थे, हम लोग जी। उनको चलते देख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने ये कोरोना को प्रकृति के साथ कनेक्ट किया है, हम अगर सभी लोग सीरियसली समझें तो शायद इस चीज को भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है सर फ्यूचर के लिए। जी, आपने लेबर माइग्रेशन को किया है इंडिकेट। जी, मेरी एक पूरी कहानी, मेरा एक पूरा चैप्टर है लेबर माइग्रेशन के ऊपर, अगर आप देखेंगे। मैंने कहानी दी है जो रियल है, जो मुझे किसी ने बताई थी, कि एक सुपरवाइजर और एक मजदूर के बीच में संवाद हो रहा है, जब उनको रेल के माध्यम से अपने काम वाले प्रदेश से अपने घर जाने का मौका दिया जाता है, जब सरकार ने ट्रेन्स और बस वगैरह थोड़े दिनों के लिए चला दिए थे। और मैं सीएमडी रोडवेज होने के नाते उस प्रोसेस का विटनेस रहा हूँ, बिल्कुल, तो इसलिए मुझे पता था। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, वो नज़ारे हमने देखे जो नहीं देखने चाहिए थे, जब इतनी बड़ी मूवमेंट हुई। मालिकों ने अपने लोगों को, बेचारों को अपने सहारे पे छोड़ दिया। कोई 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ गया, उनको बहाने से 50 किलोमीटर दूर छोड़ आया कि इनको बिठा के रोटी ना खिलानी पड़ जाए। ठीक है, वो जी, हमारे देश की एक स्थिति बनी और उसपे बड़ी-बड़ी बातें भी हुई, वो बहस का विषय रहा काफ़ी समय तक। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वो समय तो देखिए आ ही गया है। और एक चैप्टर की बात मैं अगर और कहूँ कि कोरोना के बाद अगर हमें इसके ट्रॉमा से जल्दी से बाहर आना है, अगर हमें इसके आफ्टर इफेक्ट से जल्दी से बाहर आना है, तो एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी, और वो है एक-दूसरे के साथ समानता का व्यवहार। हम वेरी बहुत समय से बात कहते आए हैं कि समानता का व्यवहार होना चाहिए, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो बहुत बड़ी खाई बढ़ती जा रही है। अब कई लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो खाई और भी गहरी हो गई है, क्योंकि जो बेचारा ऐसे लोग थे, उनकी सेविंग्स पूरी की पूरी चली गई है। और कुछ लोगों ने इस समय में भी बहुत अच्छा बिज़नेस कर लिया, तो वो तो और ज़्यादा अच्छे हो गए। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि कोरोना ने कहीं न कहीं असमानता को और बढ़ा दिया होगा। देखिए, कोरोना ने कोई चीज़ को बढ़ाया या घटाया, लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग फैसला करने का अधिकार हमारे पास है। क्या हम वास्तव में फेयर हैं? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बिना नाम लिए मैं अगर आपको कहूँ, मैं ऐसे बहुत सारे वर्गों को जानता हूँ, जिनको अगर कोई किसी से पैसा लेना था, चाहे सरकार से अपनी सैलरी ही लेनी थी, तो वहाँ पर तो एक दबाव बनाए रखा गया कि नहीं-नहीं, सैलरी तो देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे घरों में खर्चा बढ़ रहा है। हमें बैठ के बच्चों को खिलाना पड़ रहा है। और वहीं पर अगर उनको कहीं कुछ देना पड़ रहा था, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया
कि आपका तो बंद था ना, आपने तो वो सर्विस दी नहीं, तो मैं आपको पैसे किस बात के दूं। और हमने उनके जेन्युइन क्लेम्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। ये अनफेयर है। कहीं ना कहीं ये फेयरनेस तो सिस्टम के अंदर होनी ही चाहिए कि जिस तरह से आपकी जरूरतें थी और आपने ये जस्टिफिकेशन लेने के लिए दिया, उसके उसको देते समय जस्टिफिकेशन आपने बड़े आराम से झुठला दिया। तो ये मुझे सही बात। लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, उस बात में यही बात आती है कि अगर दुनिया को अच्छा बनाना है, जब तक हमारे आस-पास समृद्धि नहीं होगी, हम भी उन्नत नहीं हो सकते। ये बात हमें बिल्कुल गाँठ बाँध लेनी बहुत चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। जी, और मुझे लगा कि शायद आपने सार बोल दिया है सर। हमें इक्वालिटी तभी आ सकती है जब हम सामने वाले के लिए सोचेंगे। शायद बिल्कुल। कोरोना ने एक मैसेज दिया है। जी, सर, मुझे लगता है कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस करें, और उसके जी, बाद मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। और एक तो जी, पॉइंट आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, हल्का सा साहब उसमें आप बताएं, आपने कहा है कि किसी को हराना है तो उसको उसको डिमोरलाइज कर दीजिए, उसको हतोत्साहित कर दीजिए। जी। सर, ये थोड़ा-सा नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा, आपको लगता है ये चैप्टर इस बुक में? आपने बहुत सही बात की है। अब मैं आपके बिना पूछे आपको एक बात का जवाब और देना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आपका ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा है और मैं आपको इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब इस किताब का इंडेक्स आप देखेंगे, ये स्टोरी मैं सोच रहा था कि कब सुनाऊँ किसी को, तो आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक चैप्टर नंबर 21 है, जो आपके हाथ में किताब है वो फर्स्ट एडिशन है इस किताब का, फर्स्ट प्रिंट है और मेरे जी, हाथ में इसका थर्ड रीप्रिंट है इस समय। तो मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि इसमें चैप्टर नंबर 21 को आप पढ़िए। आपकी किताब में वो चैप्टर 21 में लिखा हुआ है, इंसान बनना इतना आसान भी नहीं है। तो जब ये चैप्टर मैंने लिखा, इंसान बनना इतना आसान भी नहीं है, तो मुझे किसी लेडी ने फ़ोन करके ये मैसेज किया मेरे मैसेज पे कि सर, आपकी पूरी किताब पॉजिटिविटी पे है, लेकिन आप इस चैप्टर के टाइटल में नेगेटिव हैं। आपने कहा इंसान बनना इतना आसान भी नहीं है। तो सर, अगर आप सोच के देखिए, तो मेरे जैसे कि एकदम से मुझे शॉक लगा कि वाक़ई में मैं पॉजिटिविटी की बात करते-करते इस चैप्टर के नाम को रखने में नेगेटिव कैसे हो गया। और आप देखिए जो मेरे पास अब किताब है, इसमें मैंने लिखा है, इंसान बनना इतना कठिन भी नहीं है। क्या तो बात ये है! एक चेंज जो है हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इसमें कोई साहित्यिक वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें बात है फिलॉसफी की कि यस, हम जब किसी पॉजिटिविटी का मैसेज देते हैं, तो कई बार उसमें नेगेटिव हो जाते हैं। अब मैंने कहा है कि यदि किसी को हराना है, तो उसको हतोत्साहित कीजिए। तो इसमें मैसेज ये छुपा हुआ है कि हमारे घरों में जब बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, आज कोरोना के बाद वो अपने जीवन को वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने करियर को दोबारा बनाना चाहेंगे, अपने बिज़नेस को शेप देना चाहेंगे। तो ऐसे में हम उनको हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो अगर हम उनको डिस्करेज करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम ये बात समझ नहीं रहे हैं कि कई बार किसी को बद्दुआ देना या किसी को कर्स करना या उसको मतलब कि ये उसके लिए दुआ करना कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, ये भी उसकी ज़िंदगी का रास्ता रोक लेते हैं। अगर कम से कम आप किसी को एनकरेज नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको डिस्करेज करने का आपको कोई डिस्करेज। अधिकार नहीं है। बहुत, तो ये बहुत, बात बहुत मुझे लगा कि खूबसूरत। कोरोना के बाद बहुत रेलेवेंट होने वाली है, क्योंकि लोगों को अपने आप को दोबारा उठाने के लिए नए एवेन्यूज़ तो खोजने पड़ेंगे, नए रास्तों पे चलना पड़ेगा, नई मंजिलें देखनी पड़ेंगी और ऐसे में अगर हम तीसरे चैप्टर को यानी कि हतोत्साहित करने वाली बात को नहीं कहेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रोड ब्लॉक लोग लगा देंगे। हमारे घरों में ही इस प्रकार के रिश्तेदार होते हैं जो बचपन से हमें किसी एक दूसरे हमारे साथ वाले बच्चे का एग्जाम्पल देते हुए डिस्करेज करते आए हैं, सही क्योंकि बात। उन्हें लगा है कि हम बिल्कुल यूज़लेस हैं और ऐसे बिल्कुल। हर घर में लोग मिल जाएँगे और ऐसे हर घर में बच्चे हैं जो इस तरह की सफ़रिंग झेलते हैं। तो मैंने तो ये कहा है कि इतने सारे बिज़नेस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें दुनिया में बनती हैं। ये बताइए दुनिया में कपड़ा कब से बन रहा है? दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तो सालों से बन रही हैं, वर्षों से बन रही हैं, बनती रहेंगी। टीवी बनाने वाली 10 कंपनियाँ हैं तो 10 और आ गई। कंप्यूटर, मोबाइल बनाने वाली हर रोज़ नई कंपनियाँ आ जाती हैं, तब भी वो अपना माल बेच पाती हैं। जब यार चलती हुई मार्केट में नए लोग अपने लिए जगह बना लेते हैं, तो तुम्हारे लिए भी जगह बनेगी तो आगे बढ़िए दिक्कत क्या है? सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें किसी को अगर एनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज नहीं करना चाहिए, और स्पेशली अपने यूथ को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आने वाले टाइम का लीडर वही है। सर, जी, चलिए बिल्कुल लास्ट में एक बिल्कुल छोटा-सा ब्रीफ आपसे, एक आपकी एक्सपेक्टेशन चाहूँगा। जी। पोस्ट कोविड में वैक्सीन 50 को कैसे देखते हैं जब बायोलॉजिकल 50 आ चुकी है? बायोलॉजिकल देखिए वैक्सीन आ चुकी जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इसमें इस किताब को भले मैंने कोरोना के समय में लिखा है, लेकिन मैंने इस किताब में एक ही बात कही है, किल द नेगेटिविटी वायरस। किताब का नाम वैक्सीन 50, पूरा नाम है वैक्सीन 50, किल द नेगेटिविटी वायरस। तो है। किल जी, द नेगेटिविटी वायरस, इंसान है, थोड़ा-सा डिप्रेशन आते ही उसके अंदर नेगेटिविटी वायरस तो आएगा ही जी, आएगा। जी, कोई जी। बैक्टीरियल हमला हो गया तो मैं यही कह सकता हूँ कि नेगेटिविटी बैक्टीरिया हो या नेगेटिविटी का वायरस हो,
कोई भी क्राइसिस हो मैं तो कहूँगा, हमें पालन तो इन्हीं शर्तों का करना पड़ेगा कि हम अपने मोराल को हाई रखें, हम अपने मोटिवेशन को ऊपर रखें, लोगों को एनकरेज करें, लोगों के साथ समानता का व्यवहार करें, एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करें। अगर दूसरों को अच्छी एडवाइस नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनका रास्ता नहीं रोकें। ये तो बिल्कुल, किसी भी क्राइसिस को डील करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है, तो किताब तो कोरोना वर्ड को निकाल के हर क्राइसिस के लिए कोरोना की जगह क्राइसिस लिख लीजिए और किताब हमेशा के लिए आपके काम आएगी, क्योंकि ये कहानियाँ तो सालों पुरानी है और आज भी काम आ गई और आगे फिर काम आएँगी। रेफरेंस और कंटेक्स्ट बदलते रहेंगे, मुझे लगता है कहानियों की ज़रूरत हमेशा की तरह रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर। मेरी दुआ रहेगी कि आपने जो बोला है सारा समाज इस चीज़ को समझे और हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारे बच्चों के लिए बुक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का पार्ट बने सो दैट वो इसको जी, समझ सकें, अपने फ्यूचर में लगा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार धन्यवाद। आपका, थैंक यू आपने वेरी टाइम मच। निकाला थैंक्स अ और लॉट। बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के इस मंच पे आप पधारे और आपने इतनी चीज़ें समझाई। अंत में एक बारी फिर मैं लोकायन को एक जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्हें उन्हें थैंक्स करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और आपको स्पेशल थैंक यू करता हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमसे बात की सर। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन सर। आईएएस नवीन जैन साहब, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभकामनाएँ।